वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। और आज संडे है तो मैंने सोचा आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लूँ जिससे आपको ज़्यादा कंटेंट दिया जा सके, क्योंकि पेपर अब नज़दीक है तो बहुत ज़्यादा समय तो बचा नहीं है। तो ऐसे में थोड़ा मेहनत हम कर लेते हैं, थोड़ा सा आप कर लो ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और बढ़िया आप ग्राम पंचायत अधिकारी बन जाओ और अपना जीवन सुख में बिताओ। तो अगर आप सिलेबस में देखोगे तो सिलेबस में एक पॉइंट है पंचायत के आय के स्रोत। तो पंचायत के आय के जो स्रोत है और उसमें आज हम एक इम्पॉर्टेंट सोर्स की चर्चा करेंगे। अगर मैं पंचायत के सोर्स की बात करूं तो बेसिकली पंचायत में जो सोर्स है, पैसे की बात हो रही है यहाँ पर। तो पंचायत में जो पैसा आता है वो मेनली दो सोर्स से आता है। अभी जो पैसा चल रहा है, ठीक है, ये 2021 से स्टार्ट हुआ है और 2026 तक ये पैसा आपको मिलेगा, यानी अभी जो सेशन चल रहा है। तो पहला जो पैसा आता है वो आता है 15वें वित्त से, ठीक है। पहला जो सोर्स है पंचायत में पैसे का वो है 15वां वित्त। 15वां वित्त जो है ये देता है केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार 15वां वित्त प्रदान करती है। 15वें वित्त के अंतर्गत केंद्र सरकार जो भी पैसा पंचायत को देती है उस पैसे को 60 और 40 के हिस्सों में विभाजित किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जो 15 फाइनेंस है, ठीक है, जो 15 फाइनेंस कमीशन है उससे जितना भी पैसा आता है वो पैसा दो हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक। पहला होता है टाइड फंड और दूसरा होता है अनटाइड, ठीक है। पहला होता है टाइड फंड, दूसरा होता है अनटाइड फंड। टाइड फंड की धनराशि होती है 60%, लिख देता हूँ यहाँ पे कलर चेंज करके जिससे आपको दिखाई दे। इसकी धनराशि होती है 60% और अनटाइड की धनराशि होती है 40%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 15 फाइनेंस कमीशन से केंद्र सरकार जितना भी रुपया देती है उसको दो हिस्सों में बांट देती है, 60% और 40% में। 60% में जो पैसा सरकार देती है उसे टाइड फंड कहते हैं और जो 40% में पैसा आपको दिया जाता है उसे अनटाइड फंड कहते हैं। अब ये टाइड और अनटाइड फंड क्या होता है ये समझ लो आप लोग। टाइड फंड का मतलब है कि इसको बांध दिया गया है, मतलब टाइड फंड में जितना भी पैसा दिया जाएगा वो पैसा निश्चित जगह पर ही खर्च होगा। सरकार ने फिक्स कर दिया है कि इसको आप इन्हीं जगहों पर ही खर्च कर सकते हैं। जैसे ये जो टाइड फंड का पैसा है ये कहाँ कहाँ खर्च होता है? ये खर्च होता है ओडीएफ में। ओडीएफ आप लोग जानते हैं? नहीं, ओडीएफ का मतलब है ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त। तो खुले में शौच से मुक्त गांव कैसे रह सकता है, उसके लिए जो भी पैसे खर्च होंगे वो आप जो है टाइड फंड से करेंगे। दूसरा, पेयजल, वर्षा जल का संचयन और वाटर रिसाइकिल की जो भी आपूर्ति है, वाटर रिसाइकिल करने में जो भी रुपया खर्च होगा टाइड फंड से होगा, ठीक है। इसके अलावा सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं उसका रख रखाव, ये भी टाइड फंड से आएगा। ये सारी चीज़ें आप जो है सुनते रहना अच्छे से और अगर हो सके तो नोट कर लेना। इसके अलावा दूषित जल का प्रबंधन या जो हमारी सीवर प्रणाली है गांव में उसका पैसा सारा का सारा टाइड फंड से आता है। इसके अतिरिक्त सीवेज और सेप्टेज मैनेजमेंट होते हैं या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं इसका पैसा इसी टाइड फंड से ही खर्च होगा, है ना। इसके अलावा SLWM, यानी SLWM मैंने आपको पहले भी इस शब्द की चर्चा की है, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारा का सारा टाइड फंड से ही खर्च होता है, ठीक है। यानी ये पैसा फिक्स है, इसको आप इन्हीं चीज़ों पर जो भी अभी मैंने चीज़ें बताई इन्हीं चीज़ों पर ही ये 60% पैसा खर्च होगा। ये टाइड है, यानी सरकार ने फिक्स कर दिया कि यहीं खर्च करोगे, कहीं और इसको खर्च नहीं कर सकते। अब बचा आपका 40%, ये अनटाइड है, इसको आप जो है अन्य जगहों पर खर्च कर सकते हो। जैसे कहाँ कहाँ, तो इसको भी आप सुन लो। इसको आप जो है स्वास्थ्य में, ठीक है, हेल्थ में आप इसे खर्च कर लो, ठीक है, या एजुकेशन पे खर्च कर लो, शिक्षा पर, या टीकाकरण पर, बच्चों में कुपोषण का रोकथाम, ठीक है, या ग्राम पंचायत भवन का निर्माण जो है इसमें आप खर्च कर सकते हो, या फिर आप गांव में स्ट्रीट लाइटें लगवा लो, सोलर लाइट लगवा लो, ठीक है, कैमरा लगवा लो, शमशान भूमि बनवा लो, अंत्येष्टि स्थल जिसे कहते हैं, ठीक है।
या फिर कोई आपने खेल का पार्क बनवा लिया, सार्वजनिक पुस्तकालय आपने बनवा दिया, तो ये सारा का सारा अनटाइड होता है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। मैं टाइड और अनटाइड का यहाँ पर एक फ़ोटो लगा दूंगा, तो उसको आप लोग अच्छे से देख लेना, टाइड में क्या क्या होता है, अनटाइड में क्या क्या होता है। तो पहला जो सरकार के पास मतलब पंचायत जो पहला धन प्राप्त करती है वो कहाँ से करती है, 15 फाइनेंस कमीशन से। और 15 फाइनेंस कमीशन में जैसा कि मैंने बताया कि जो भी पैसा आता है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, टाइड में और अनटाइड में। टाइड में 60% पैसा जाता है, अनटाइड में 40% जाता है, ठीक है। टाइड का पैसा आप जो लिस्ट है उसमें जो नाम है वहीं खर्च करेंगे, उन्हीं मदों पर खर्च किया जाएगा। अनटाइड का पैसा आप अपने मन चाहे जो है चीज़ों में खर्च कर सकते हैं। पहला 15 फाइनेंस कमीशन। दूसरा जो सरकार को पैसा दूसरा जो पैसा सरकार देती है, मतलब पहला तो 15 फाइनेंस से मिलता है केंद्र सरकार से, दूसरा जो पैसा मिलता है वो राज्य वित्त से भी मिलता है, स्टेट फाइनेंस से भी मिलता है। तो अभी जो स्टेट फाइनेंस चलता है ये 5वां चल रहा है, तो ये 5th फाइनेंस कमीशन है, पंचम वित्त से बोलते हैं, ठीक है। ये स्टेट का है, ठीक है। इसमें भी अलग अलग चीज़ों में आप जो है पैसा खर्च कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कहाँ कहाँ कर सकते हो, थोड़ा सा इसे आप सुन लो। तो इसमें आप शासकीय भवन जो है इनका रख रखाव, स्ट्रीट लाइट, ODF से मुक्ति में इसका पैसा खर्च किया जा सकता है। शासकीय और सार्वजनिक स्थलों में जो आप जब उनमें रहोगे या उनका इस्तेमाल करोगे तो बिजली का बिल आप इससे दे सकते हो, ठीक है। पंचायत की सड़कों का निर्माण आप कर सकते हो, इनका रख रखाव कर सकते हो, पेयजल योजनाओं में खर्च कर सकते हो। SLWF में भी इसको खर्च किया जा सकता है, ठीक है। इसमें से भी आप SLWF में खर्च कर सकते हो। अंत्येष्टि स्थल की आप बाउंड्री करा सकते हो, शमशान घाट की बाउंड्री करा सकते हो, ठीक है। या जो भी सरकारी स्कूल हैं उसमें जो भी आपकी जो भी चीज़ें हैं जैसे शौचालय वगैरह होता है तो उसका निर्माण भी स्टेट फाइनेंस से ही किया जाता है। तो मैं बस आपको इतना बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई पंचायत में आय के स्रोत मेनली 2 हैं। पहला 15 फाइनेंस कमीशन जो सेंट्रल का है, और दूसरा 5th फाइनेंस कमीशन जो कि स्टेट का है। ये स्टेट का है, ये सेंट्रल का है। अब इनके अपने अपने जो है इन्होंने अपने अपने क्षेत्र बना रखे हैं कि साहब हमारा पैसा कहाँ कहाँ खर्च आप करोगे उसको वहीं खर्च किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी कर दो। और दूसरा इसकी लिमिट है, भाई सरकार पैसा दे रही है तो उसकी एक लिमिट है। तो ऐसे में फिर हमें क्या करना होता है, पंचायतों को हमें ये समझाना पड़ेगा कि भाई पंचायतें ये जो सरकार पैसा दे रही है, जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है, इसके अलावा खुद के भी कुछ रेवेन्यू सोर्स जनरेट करें, यानी खुद से भी कुछ अपनी आय बनाएं। तो इसीलिए सरकार इस बात पर जोर देती है, पंचायती राज इस बात पर जोर देता है, पंचायती राज विभाग, कि पंचायतों को हम इस बात के लिए प्रेरित करें कि वह स्वयं अपनी आय का निर्माण करें। इसे जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है OSR। OSR का मतलब है ओन सोर्स रेवेन्यू, यानी पंचायत को जो पैसा सरकार दे रही है उस पैसे के अलावा पंचायत खुद से इतनी सक्षम हो जाए कि अपने लिए रेवेन्यू खुद से जनरेट करने लगे। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, समझ लो इस पूरे कॉन्सेप्ट को कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि देखिए एक तो सरकार आपको पैसा दे रही है, ठीक है, उस पैसे का आप इस्तेमाल करिए। इसके अलावा जब आपके पास खुद का पैसा होगा, स्वयं का पैसा होगा, भाई ओन रेवेन्यू है आपका, तो स्वयं के पैसे से आप गांव में बहुत सारे काम करवा सकते हो। आप CCTV लगवा सकते हो गांव में, आप कोई जो है मतलब आप जिम खुलवा सकते हो पंचायत की, जिसमें आप फीस ले सकते हो। या पंचायत में जो है आपने एक ऑडिटोरियम बनवा दिया, उसमें लोगों के प्रोग्राम हो रहे हैं तो आप उनसे पैसा कमा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हो। अगर आपके पास देखिए जब पैसा होगा तो आपका पैसा है, पंचायत का पैसा है, और पंचायत का पैसा पंचायत कहाँ खर्च करेगी ये पंचायत का स्वयं का फैसला है। इसमें ना तो स्टेट को कोई मतलब है ना ही सेंट्रल को मतलब है, आपका खुद का पैसा है। तो खुद के पैसे से आप जो है कुछ भी करवाओ, बात समझ रहे हैं ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि पंचायत में जो OSR है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए सरकार ये चाहती है कि पंचायत खुद से अपना रेवेन्यू जनरेट करें। अब इसी टॉपिक को हम समझेंगे। स्वयं की आय के स्रोत अर्थात पंचायतों को खुद की आय वह आय है जो पंचायतें अपने खुद के प्रयास से सृजित करती हैं, खुद से कमा रही हैं। अर्थात पंचायतें सुविधाओं और सेवाओं के बदले अपनी सीमा के अंदर नागरिकों से उसकी सहमति से कर, शुल्क, फीस अथवा अंशदान के रूप में वसूल करती हैं। इसी को कहा जाता है OSR। अब पंचायत को अपने रेवेन्यू की आवश्यकता क्यों है, खुद के रेवेन्यू की, तो वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई। पंचायतों की उन प्राथमिकताओं या योजनाओं के लिए पैसा कहाँ से आएगा जिनके लिए कोई स्कीम नहीं है। यानी सरकार जो पैसा देती है वो स्कीम के अंतर्गत देती है और वो उसी स्कीम में ही खर्च होगा। ऐसा नहीं है सरकार ने पैसा दिया SLWM में, SLWM मतलब सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और आपने उससे बनवा दी सड़क,
या उससे आपने कैमरा ठुकवा दिया हर जगह, इंटरनेट लगवा दिया, तो वो फिर वित्तीय अनियमितता में आ जाएगा। और ऐसा करने वाले प्रधान और सचिव पर कार्रवाई होगी, रिकवरी होगी पैसे की, आधा पैसा प्रधान जी को देना पड़ेगा, आधा पैसा सचिव को देना पड़ेगा। तो सरकार जो पैसा देती है वो स्कीम के अंतर्गत देती है और वो वहीं खर्च होगा, आप अपने मनमानी से उसको खर्च नहीं कर सकते। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि जिनमें कोई स्कीम नहीं है उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो उनके लिए पैसा आप अपने खुद के आय के स्रोत से जनरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 तरीके से पैसा आता है ना। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। इस संदर्भ में मूलतः 2 स्रोतों को चिन्हित किया जा सकता है, ठीक है। यानी पंचायत के जो आय स्रोत हैं ये 2 तरीके से जो है बनाए जा सकते हैं। पहला गैर कर आय के स्रोत और दूसरा करारोपण। गैर कर आय के स्रोत का मतलब है कि जिसमें जनता के ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है, इसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा है। और दूसरा तरीका कि टैक्स लगाकर। बात समझ लो, पंचायत 2 तरीके से अपने आय के स्रोत जनरेट कर सकती है, या तो टैक्स लगा करके या बिना टैक्स लगा करके। बिना टैक्स का मतलब है कि यहाँ पर आपने फीस लगा दी, ठीक है, और करारोपण का मतलब है कि टैक्स लगा दिया। अब फीस और टैक्स में अंतर है, इस बात को आप समझो, बात ये बिल्कुल क्लियर कर लो। फीस अलग चीज़ है, टैक्स अलग चीज़ है। तो सरकार फीस के माध्यम से भी पैसा जनरेट कर सकती है, मतलब सरकार मतलब पंचायत, और टैक्स लगा कर भी कर सकती है। अब इन दोनों को और थोड़ा समझते हैं। इन दोनों स्रोतों के कई पहलू हैं। यह देखने की ज़रूरत होगी कि सभी पंचायतों के पास एक समान परिसंपत्ति नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, कोई पंचायत बड़ी है, इसके बाद ज़्यादा संसाधन है, कोई पंचायत छोटी है, कम संसाधन है। क्या कुछ नई परिसंपत्तियां सृजित की जा सकती हैं? क्या कुछ नए रेवेन्यू सोर्स जनरेट किए जा सकते हैं? पंचायतें सीधे अपनी परिसंपत्ति से या उनका विकास करके कितना धन जुटा सकती हैं? इसी प्रकार कर आरोपण की कितनी गुंजाइश है? देखिए, पंचायत में जो भी कर लगाया जाएगा, करारोपण जो भी किया जाएगा, वो जनता की सहमति से किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रधान जी और सचिव जी बैठे और उन्होंने रातों रात फैसला ले लिया कि साहब टैक्स लगाओ, गांव का हर आदमी 100 रुपया महीना टैक्स देगा। अब काय बात का देगा? अब उन्होंने अपने मन से सोच लिया साहब हमारी पंचायत में रह रहा है, हमारे संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है, तो टैक्स देगा। नहीं, इस तरीके का कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। टैक्स जो है वो ग्राम सभा के प्रस्ताव में पास होना चाहिए, यानी गांव के 18 साल के ऊपर के सब लोग मीटिंग में आएंगे, उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा, प्रस्ताव पास होगा तभी टैक्स लगेगा, वरना टैक्स नहीं लगेगा। तो कर आरोपण की गुंजाइश कितनी है, यानी लोग सहमत हैं कि नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम यह मानकर चल रहे हैं कि सभी पंचायतों में स्थानीय संसाधन एक समान नहीं है और उन पर करारोपण की संभावनाएं भी एक समान नहीं है। सही बात है, हर गांव की अलग अलग समस्या है। इसी प्रकार किसी मामले में करारोपण किया जाए या ना किया जाए, या किसको कर्ज के दायरे से मुक्त रखा जाए, ये सब डिपेंड करेगा किसके ऊपर? पंचायत के ऊपर और नागरिकों की परिस्थिति के ऊपर। नागरिक राजी होंगे तो भैया टैक्सेशन सिस्टम चलेगा, और राजी नहीं है तो भैया नहीं चलेगा। ठीक है, तो सहमति बहुत आवश्यक है। अब एक एक करके जरा समझते हैं। अब पहला जो यहाँ पर चीज़ है इसको आप देखो, ये है गैर कर आरोपण से स्वयं की आय के स्रोत। गैर कर आरोपण का मतलब हो गया फीस। अब मैं जैसे ऊपर अभी चर्चा कर रहा था कि फीस और टैक्स में अंतर होता है, पहले से मैं क्लियर कर देता हूँ। ये है गैर कर आरोपण से स्वयं की आय के उदाहरण, यानी ये फीस है, ये हिंदी में से कहते हैं शुल्क। ठीक है, शुल्क और टैक्स में अंतर है। शुल्क क्या होता है कि जब आप कोई सुविधा का लाभ लोगे, जब पंचायत या सरकार आपको कोई सुविधा देती है तो उसके बदले में शुल्क लेती है। ठीक, कोई जैसे सुविधा है, आप उसका लाभ लोगे तो शुल्क दोगे, आप लाभ नहीं लोगे शुल्क नहीं दोगे, सीधी सी बात है। ठीक, दूसरा टैक्स की हम बात करेंगे तो टैक्स जो है अनिवार्य है, ये आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन फीस अनिवार्य नहीं है, शुल्क अनिवार्य नहीं है। अगर सुविधा का लाभ लोगे तो शुल्क दोगे, लाभ नहीं लोगे तो शुल्क भी नहीं दोगे। जैसे एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। मान लो कोई गांव है ना, जैसे मेरे पास एक पंचायत है खुशकरी। अब खुशकरी बहुत बड़ी पंचायत है, काफ़ी बड़ी पंचायत है भाई, उसमें 6 गाँव आते हैं, यानी पूरा क्लस्टर है वो। अब खुशकरी क्लस्टर में 6 गाँव हैं। अब मान लो खुशकरी पंचायत क्या करे, गाँव में चलने के लिए 2 साहब जो है ई रिक्शा खरीद ले। ई रिक्शा जो है पंचायत ने खरीदे, और खरीदने के बाद लोगों को वहाँ पे लगा दिया। 2 लोग साहब जो है चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? वो अपने गांव के लोगों को अपने नज़दीकी शहर तक ले जाने के लिए काम कर सकते हैं। अब जो भी व्यक्ति इस सरकारी रिक्शे का लाभ लेगा वो उसमें बैठेगा और शुल्क देगा।
10 रुपया 5 रुपया जो भी किराया पंचायत सेट करेगी। तो अगर बैठोगे तो ई रिक्शा का लाभ लोगे तो शुल्क दोगे, नहीं बैठोगे तो आप पैदल चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब है कि शुल्क आपको तब देना होता है जब आप किसी सुविधा का लाभ लेते हैं, और टैक्स में कोई सुविधा की गारंटी नहीं है, टैक्स अनिवार्य होता है, वो देना ही पड़ेगा। उसमें आप सरकार से या पंचायत से ये नहीं कह सकते कि हमें ये सुविधा तो मिल नहीं रही, हम टैक्स क्यों दें। अगर पंचायत ने टैक्स इम्पोज किया है तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन शुल्क अनिवार्य नहीं है। शुल्क आप तब दोगे जब किसी सुविधा का लाभ लोगे। अब फीस से हम क्या क्या चीज़ें, यानी गैर कर आरोपण का मतलब है फीस से हम क्या क्या जो है पैसे पैदा कर सकते हैं। जैसे फलदार वृक्षों के फलों, अब जैसे पंचायत की ज़मीन होती है, जीएस इसे बोलते हैं, जीएस मतलब ग्राम सभा की ज़मीन। तो ग्राम सभा की ज़मीन पर जो भी फलदार वृक्ष हैं उससे फल आ रहे हैं, उनको बेच दो आप, उससे पैसा मिलेगा। या वृक्षों की कटाई छटाई से निकलने वाली लकड़ियाँ, अब ग्राम सभा की ज़मीन पर पेड़ पौधे हैं, उनकी कटाई छटाई हो रही है, लकड़ियाँ आ रही हैं, उनको बेच दिया साहब। या ग्राम सभा की ज़मीन पर कोई तालाब है, उसमें मछलियाँ हैं, उनको बेच करके पैसा कमाया जा सकता है। तो इनकी नीलामी से होने वाली आमदनी, ठीक है, इनकी भी क्या होगी, नीलामी होगी। अब जैसे जो फल, अब जैसे मान लीजिए आम का सीज़न आने वाला है, तो अगर पंचायत की ज़मीन पर आम है तो आम को हमने इकट्ठा किया साहब, 2 कुंटल 3 कुंटल जो भी आम हुए उनकी हमने नीलामी कर दी साहब, कौन इन्हें खरीदेगा, तो जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसको हम बेच देंगे और उस पैसे को पंचायत के OSR खाते में जमा कर देंगे, ऑन सोर्स रेवेन्यू खाते में जमा कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जो है ना, तो इस तरीके से ये आपका पहला। दूसरा, अनुत्पादक परिसंपत्तियाँ। अनुत्पादक का मतलब है जिनसे कोई उत्पादन नहीं हो रहा। जैसे कोई बंजर भूमि है, अब बंजर भूमि है, उस पर खेती वेती नहीं होती है तो बेकार पड़ी है। खेती हो रही है तो वो उत्पादक भूमि है, तो उस पर हम नहीं करेंगे। लेकिन मान लो गांव में कोई ऐसी भूमि है जो बंजर है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उस पर हमने कोई कार्यालय बनवा दिया साहब, या बाजार बनवा दिया, हाट। अब बाजार बनवा दिया, बाजार सप्ताह में 2 दिन लग रहा है, मंगल को लग रहा है और शनिवार को लग रहा है। तो मंगल और शनिवार को जब वहाँ बाजार लगेगा साहब, लोग दुकान लेकर के आएंगे, तो दुकान लेकर के आएंगे तो क्या करेंगे, पंचायत को फीस देंगे, है ना, कि साहब मंगलवार और शनिवार को आप दुकान लगाओगे तो एक दिन दुकान लगाने की 50 रुपया फीस है। अब देखो फीस इतनी ही रखी जाती है। अब ये मत सोचना शहर की तरह जो है पर डे का 1500 रुपया फीस रख दिया, 2000 रख दिया, ऐसा नहीं है यार, गाँव में ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। गाँव की इकोनॉमिक्स अलग है, ये बात समझ लो। वो शहर की तरह नहीं है कि वहाँ पर हाई रेंट आप जो है इम्पोज कर दें। इसके लिए भी शासनादेश है कि कितना कितना जो है लगाया जा सकता है, किराया वगैरह, है ना, वो यहाँ मैं लगा दूंगा, देख लेना आप लोग, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग फीस लगा दें, अगर पंचायत चाहे तो फीस लगा दें, जैसा बाज़ार है ये, और बाज़ार में आप अगर दुकान लगाओगे तो 50 रुपया जो है किराया आपको देना पड़ेगा, तो वो पंचायत के खाते में पैसा चला जाएगा, ठीक है। या फिर श्रमदान आय एक अप्रत्यक्ष परंतु आजमाया हुआ जरिया है, श्रमदान आय भी हो सकती है, ठीक है। तो पहला तरीका जो है गैर आरोपण कर से ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर एक शासनादेश है, आप देख लो ज़रा, ठीक है, इसको आप ज़रा यहाँ देख सकते हो, देख लो इसको। पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा नंबर 37 में ग्राम पंचायतें हेतु करारोपण संबंधी निम्न व्यवस्था की गई है। अभी जो हमने यहाँ पर देखा वो क्या था, अभी जो हमने यहाँ पर देखा वो था कि आखिरकार पंचायतें फीस कहाँ कहाँ लगा सकती हैं, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं इसमें है कि टैक्स कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, लेकिन टैक्स कितना लगाया जाएगा ये भी फिक्स है। अब ऐसा नहीं है कि पंचायत जो है अंधाधुंध टैक्स लगा दे लोगों पर तो लोग छोड़ के ही भाग जाए गाँव, तो उसके लिए जो है प्रॉपर यहाँ नियम जो है बनाया गया है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। धारा नंबर 37 में करों तथा शुल्क का आरोपण, ग्राम पंचायत एतत् पश्चात दिए गए खंड का और खा में कथित कर लगाएगी और खंड गा घा णा चा छा जा झा या और टा में वर्णित सभी या कोई कर फीस या शुल्क लगा सकती है। अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगा सकती है आप एक बार इसको देख लो। उन क्षेत्रों में जहाँ उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, जौनसार बाबर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1956 के अधीन मध्यवर्तियों के अधिकार आगम तथा स्वत्व अर्जित कर लिए गए हों, भूमि पर उसके लिए दे अथवा दे समझे जाने वाली भू राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया कम से कम 25 पैसे किंतु 50 पैसे से अनाधिक कर लगा सकती है। अब आप सोचा यार, मतलब
25 पैसे या 50 पैसे का कर लगाया जाएगा तो क्या घंटा कमाई कर लेगी पंचायत। लेकिन हाँ, अब सरकारी नियम है तो आपको सरकारी नियम से ही चलना है, ठीक है। प्रतिबंध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति जिसके द्वारा उसके लिए भू राजस्व दे अथवा दे समझा जाए भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो उस व्यक्ति के द्वारा दे होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता है। यानी ज़मीन किसी की है, ज़मीन किसी के नाम है, लेकिन खेती उसने जो है किसी मतलब खेती कोई और कर रहा है, जिसे हम बटाई पे उठा देते हैं, बट्टे पर। तो जो खेती करेगा वो टैक्स देगा, ठीक है। ऐसा नहीं जिसके नाम है वो देगा। थोड़ा सा और देख लो। खंड का में अभिदिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रवृत्त विधियों के अधीन किसी काश्तकार द्वारा वह कुछ भी कहलाता हो देय भू राजस्व को धनराशि पर प्रति रुपया कम से कम 25 पैसे किंतु 50 पैसे से अनाधिक कर लगा सकती है। प्रतिबंध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति के द्वारा जो भू राजस्व का देनदार हो से भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा जो खेती करता है। बस पढ़ लो यार, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। थिएटर, सिनेमा अथवा इसी प्रकार के मनोरंजक कार्य जो अस्थायी रूप से ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आए हों उन पर कर लगा सकते हैं, लेकिन ये कर जो है 5 रुपया प्रतिदिन से ज़्यादा नहीं होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि ऐसा नहीं है कि आप 1000-2000 रुपये का टैक्स ठोंक दो तो फिर गांव में कोई आएगा ही नहीं। तो गांव में जैसे क्या होता है, चलचित्र दिखाने वाले आते हैं, सिनेमा, वो परमानेंट नहीं होता है, वो अपना झोला झंडा लेकर के आते हैं, तंबू वगैरह, उसी में वो लगा लेते हैं। तो अगर वो गांव में आकर के दिखा रहे हैं तो पंचायत जो है उनसे टैक्स ले सकती है, लेकिन कितना, मैक्सिमम 5 रुपया प्रतिदिन, अधिकतम 5 रुपया। अगर 10 दिन उसने लगाया तो 50 रुपये आपको दे के जाएगा, उस पैसे को आप OSR में जमा करा दोगे। लेकिन अब जैसा कि लिखा है अधिक नहीं होगा तो 5 रुपये ही लगाया जाएगा। आप ये सोचो 100 रुपया या 200 रुपये पर डे के हिसाब से टैक्स लगा दें, नहीं लगा सकते, शासनादेश का उल्लंघन हो जाएगा, अधिनियम का उल्लंघन हो जाएगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रखे हुए और किराए पर चलाए जाने वाले यंत्र चालित वाहनों से भिन्न वाहनों तथा पशुओं द्वारा उसके स्वामियों द्वारा देय कर लगा सकते हैं जो निम्नलिखित दर से दिया जाएगा, ठीक है। अगर पशुओं पर आपको टैक्स लगाना है तो प्रति पशु 3 रुपया साल देख रहे हो आप, साल में 3 रुपया से ज़्यादा नहीं। और वाहन से अगर आपको टैक्स लगाना है तो 6 रुपया वार्षिक, साल में 6 रुपया से, अब क्या लगा अधिक नहीं होगा, 6 रुपया तो अधिकतम है ये। तो अब बस यही, अब देखो जब हम इसमें एक टॉपिक पढ़ते हैं ना पंचायती राज की समस्याएं, तो पंचायती राज की ये समस्याएं हैं। अब ये समस्याएं क्यों हैं ये आप समझो। ये समस्या इसलिए है क्योंकि ये अधिनियम देखो कब बनाया गया है, ये अधिनियम बनाया गया 1947 में, ठीक है। बाद में जो है इसमें समय समय पर संशोधन भी हुआ है, लेकिन ये जो यहाँ पर जो पैसे रखे गए हैं ये उसी ज़माने के हिसाब से हैं। इस वजह से यही कारण है कि पंचायतें अपना OSR जनरेट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि यार साल में 6 रुपया तुम किसी आदमी से लोगे तो क्या घंटा कमाई कर लोगे? क्या पंचायत क्या चाहते हो दुबई बन जाए? ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन ठीक है, सिस्टम है भाई, अब हम क्या करें। हमारा काम देखो, हमारा काम जो है वो है ये अधिनियमों को लागू करवाना, ठीक है। अधिनियम बनाना हमारा काम नहीं है, तो जिन्होंने बनाया है वो जाने। जैसा अधिनियम बना हुआ है हम उसे लागू करवाएंगे, बात खत्म। हमें सैलरी मिल रही है, बस, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। उन व्यक्तियों से जिन पर खंडगा के अधीन कोई कर लगाया गया हो से भिन्न व्यक्तियों पर कर लगा सकते हैं, ठीक है। अब खंडगा क्या है, देखो खंडगा ये रहा, ये वाला। तो क्या कह रहा है, उन व्यक्तियों से जिन पर खंडगा के अधीन कोई कर लगाया गया हो से भिन्न व्यक्तियों पर कर लगा सकते हैं जो बाजारों, हाटों अथवा मेले में बिक्री के लिए सामान प्रदर्शित करें। जैसे मैंने बताया ना कि आपने जैसे कोई बाज़ार लगवा दिया तो बाज़ार पर जो है आप टैक्स लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टैक्स की राशि उल्लेखित नहीं है, तो इसमें आप जो है लगा सकते हो कि साहब आप 30 रुपया या 10 रुपया या 50 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आप पंचायत को दोगे तो आप यहाँ सब्जी बेच सकते हो, इस तरीके से लगा सकते हैं। उन पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क लगा सकते हैं जो ऐसे बाजार व भूमि पर बेचे गए हों। जैसे हमारे यहाँ पर पश्चिमी यूपी में एक शब्द इस्तेमाल होता है जो क्या बोलते हैं यार, उससे अभी बहुत मेरे को बिल्कुल याद था, मैं भूल गया। जहाँ पर पशु जो है बेचे जाते हैं, चलिए मुझे याद, आप लोग कमेंट कर देना, याद मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। जहाँ पर पशुओं को बेचा जाता है ना, पैठ, हाँ जी पैठ कहते हैं उसे। तो पैठ लगती है ना, तो पैठ ज़्यादातर गांव में ही लगती है, शहर में कहीं पैठ नहीं लगती। तो पैठ क्या होती है, जहाँ पे पशुओं को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। तो गांव में ही लग रही है, तो गांव में लग रही है तो पंचायत के अधीन है, तो पंचायत के अधीन है तो वहाँ पर आप जो है शुल्क लगा सकते हो।
वधशालाओं और पड़ाव की भूमि के प्रयोग के लिए शुल्क लगा सकते हैं। अगर गांव में कोई जो है वधशाला है जहां पर पशुओं को काटा जा रहा है तो उस पर भी आप शुल्क लगा सकते हैं, फीस लगा सकते हैं। जल शुल्क अथवा ग्राम पंचायत द्वारा घर के उपभोग के लिए संभारित किया जाता हो, ठीक है। अगर अब जैसे क्या आपने देखा होगा हर गांव में जो टंकी बन रही है बड़ी सी, है ना, बन रही है नहीं बन रही है, और उस टंकी से जो है पानी की सप्लाई होगी, हर घर जल, आपने सुना होगा ये योजना है। तो अब जब उससे पानी की सप्लाई होगी टंकी से, तो फिर आप उस पर टैक्स लगा सकते हैं, 2 रुपया 3 रुपया इतना ही लगाया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। आप ये सोचो कि 3-4 हज़ार रुपये टैक्स आ रहा है महीने, ऐसा नहीं होगा, 2 या 3 रुपये ही आएगा। यदि सफाई ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है तो निजी शौचालय और नालियों को साफ़ करने के लिए कर लगा सकते हैं, ठीक है। जो उन मकानों के जिनसे वे शौचालय या नालियाँ साफ़ हों स्वामियों अथवा अध्यासियों द्वारा देय होगा। यानी अगर आप पंचायत के किसी भी सफाई कर्मी से अपने घर का शौचालय वगैरह या नालियाँ साफ़ करवाते हो स्पेशली, तो फिर आपको जो है उस पर शुल्क देना होगा। सड़कों की सफाई और उन पर रोशनी तथा स्वच्छता के लिए कर लगाया जा सकता है। जहां ग्राम पंचायत द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोजनार्थ छोटी सिंचाई परियोजना जल संभरण हेतु अगर बनाई गई है तो उस पर आप सिंचाई कर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लो यार, बस अब देखो एक चीज़ में यार बिल्कुल क्लियर कर दूँ, ये बस किताबी ज्ञान है यार, मैं फील्ड में हूँ, ठीक है, कुछ नहीं होता है यार। बहुत मतलब एक तरफ सरकार ये कहती है लगातार जो है हम पे नोटिफिकेशन आते हैं, OSR जनरेट नहीं हो रहा है, कम जनरेट हो रहा है, ठीक है। मंडल से कभी जो है आदेश आ रहा है, कभी सीधे पंचायती राज से आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें आप OSR कितना जनरेट करा लोगे, बहुत कम है, इससे आप जो है साल में 1000 रुपये भी शायद जनरेट नहीं करा पाओगे। तो ये प्रॉब्लम है। फिर पंचायत कहाँ से जो है आपको कहाँ से बन जाए पंचायत बढ़िया, नहीं बन सकती ना। प्रॉब्लम आपके सामने है। अब आप ही मुझे बताओ, आप कल को पंचायती राज अधिकारी बन जाओगे, मतलब जब आप पंचायत अधिकारी बन जाओगे गांव के, तो आप इस तरीके से टैक्स लगा के आप कितना पैसा कमा लोगे। हाँ, एक स्थिति ये हो सकती है कि जैसे आपका जो गांव है उसमें कोई फैक्ट्री आ जाए तो बात अलग है, तो फिर OSR बढ़िया जनरेट होगा। तो फैक्ट्री पे ही आप लगाओ, बढ़िया टैक्स लगाओ, 5000 का 10,000 का वो लगाया जा सकता है। लेकिन अब कहाँ गांव में कोई फैक्ट्रियाँ आती हैं यार, बस ये प्रॉब्लम है। तो ज़्यादातर गांव जो है शहर से दूर है, तभी तो गांव है, और वहाँ कोई फैक्ट्री आती नहीं है, जिस वजह से बहुत दिक्कत है भाई। चलो आगे देखें। अब OSR के नए संभावित स्रोत क्या हो सकते हैं। गांव में कोई नया घर बन रहा है, उस पर शुल्क लगा लो आप। ग्राम पंचायत ग्राम सभा में सबकी सहमति से, यानी जो है ग्राम सभा बैठे और सब लोग ये कहें कि अब अगर कोई पंचायत में नया घर बनेगा तो 10 रुपया पंचायत में जमा करेगा, लगाया जा सकता है। भवन के लिए कर लगा सकते हैं, बोरिंग पर टैक्स लगा सकते हैं, है ना। स्वयं के अलावा बोरिंग से दूसरे के खेत में सिंचाई के लिए शुल्क लगा सकते हैं आप, ठीक है। ग्राम पंचायत की परिधि में आने वाले व्यवसाय पर शुल्क, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया फैक्ट्री का। बाजार हाट मेले के आयोजन पर शुल्क लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेले में या बाजार लग रहा है तो दुकानों पर टैक्स। RO वाटर के लिए सांकेतिक दर पर पीने के लिए पानी की उपलब्धता। अब जैसे जो है सरकार क्या करे, कोई बड़ा RO सिस्टम लगवा ले, है ना, गांव में पंचायत लगवा ले, और प्रति बोतल जो है 1 रुपया का शुल्क ले कि आप हमारे यहाँ से 1 बोतल भरोगे 1 लीटर की तो 1 रुपया आपको देना होगा। तो इस तरीके से लिया जा सकता है। पानी की, अच्छा, सड़क के किनारे ज़मीन पर दुकान बनाकर किराया वसूलना। अब जैसे GS की कोई ज़मीन है, ग्राम सभा की ज़मीन है, उस पर आपने दुकान बना दी, उन्हें किराए पर उठा दिया, और फिर जो है उनसे आप किराया ले सकते हो। ज़्यादा नहीं, वो 100-200 महीने से रुपया से ज़्यादा किराया ना ही लगाते हैं और ना ही वो देते हैं। पानी की टंकी का निर्माण कर टैप के माध्यम से जल वितरण एवं शुल्क का आरोपण, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया। सार्वजनिक संपत्ति पर शुल्क का अधिरोपण एवं प्रबंधन। ग्राम पंचायत की खाली ज़मीन पर औषधि की खेती करवा दो आप, है ना, और उन औषधियों को बेच के आप पैसा कमाओ। ओपन जिम बनवा दो, गांव में पार्क बनवा दो, सामुदायिक भवन। अब ओपन जिम आपने बनवा दिया तो आप महीने पे 10 रुपया वसूल लो, साहब इसका 10 रुपया फीस है महीने पे, और आप ओपन जिम यूज़ करो, बॉडी बनाओ। ग्राम पंचायत की सड़क से गुजरने वाले बाहरी वाहनों से जो है आप टैक्स वसूली कर सकते हैं। अगर आपके गाँव से कोई बाहरी वाहन जा रहा है, बड़ा सा ट्रक जा रहा है, तो वो सड़क को डैमेज कर रहा है, सीधी सी बात है, डैमेज करेगा ही, तो उस पर आप टैक्स लगा सकते हैं, चुंगी टाइप इस तरीके से। पंचायत की बंजर जमीन को किराए पर डालकर आय बना दिया, आय स्रोत बना दिया,
है ना, कुछ बनवा दिया, किराए पर उठा दिया। कूड़ा कचरा प्रबंधन पर सुविधा शुल्क आप लगा सकते हैं। ठीक, अब जैसे अभी जो है बहुत चल रहा है, अभी आज ही हमारे पास आदेश आया है कि जो है प्रत्येक गांव में डोर टू डोर कलेक्शन कराओ कूड़े का। जैसे बड़े बड़े शहरों में होता है ना, गाड़ी आती लेने, छोटा आती, वैसे गांव में छोटी छोटी ई रिक्शा चलते हैं। तो जब वो चलेंगे, आपके घर तक कूड़ा लेने आएगा, तो उन पर 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से टैक्स लिया जा सकता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि लोग 1 रुपया पर डे भी नहीं देते हैं। ठीक है, वो नहीं देंगे, ये वास्तविक स्थिति है जो है। गौशाला के उत्पादों से आय का सृजन गौशाला है, उसमें कंडे वगैरह होते हैं और भी बहुत सारी गौमूत्र वगैरह भी बिक जाता है ना, तो उनसे भी, या दूध सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। लेकिन गौशाला में कैसी गाय आती हैं आप लोग जानते हो यार, तो दूध की तो उम्मीद उनसे घर नहीं कर सकते। तो ये सब काम किया जा सकता है। सोलर पैनल लगाकर जो है बिजली की सप्लाई की जा सकती है गांव में, उससे शुल्क लिया जा सकता है। लघु वन उपज से शुल्क ले सकते हैं, अगर गांव में जंगल है तो उससे जो उत्पाद हो रहा है। जन सेवा केंद्र से ले सकते हैं, इसे CSC सेंटर बोलते हैं, जो चल रहे हैं ज़्यादातर जगह, और इसमें जो है 30 रुपया जो है शुल्क है। 30 रुपया शुल्क लेते हैं और आपकी जो बेसिक सुविधाएं हैं कंप्यूटर वाली, फॉर्म ऑनलाइन वगैरह, वो आप यहाँ कर सकते हो। पुस्तकालय आप अगर गांव में खोल लो तो उससे आप टैक्स ले सकते हो बच्चों से, है ना, 5-10 रुपया महीना। खानों और खान खजानों के प्रयोग से टैक्स अगर आपके गांव में है तो। ईंट भट्टों से टैक्स लिया जा सकता है। हाँ, ये तो एक बढ़िया चीज़ है, क्योंकि गांव में ईंट भट्टा होता है तो इनसे टैक्स वसूली की जा सकती है। मत्स्य पालन से शुल्क आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर गांव में मछली पालन हो रहा है तो। और SSG जो होते हैं, सेल्फ सर्विस ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, ये अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इनसे भी गांव में शुल्क लिया जा सकता है, क्योंकि इनको लोन दिलवाने में पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो ये है। व्यक्तिगत पशुओं से अगर ग्राम पंचायत के बाग, वन, पेड़ पौधे की क्षति हो रही है ना, अगर मान लीजिए पंचायत की मतलब सरकारी कोई बाग है, उसमें जो है किसी के पशु घुसाए, बकरियां या गाय भैंस वगैरह, और उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन पर क्षति शुल्क लगाया जा सकता है। या गांव में अगर बारात घर है तो उसमें लोग रुकने आएंगे तो आप उनसे ले सकते हो। तो कुल मिला के ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो गांव में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि आप आखिरकार पंचायत की कमाई, सरकार कहाँ से हमें पैसा दे रही है और सरकार क्या चाहती है, सरकार का विज़न क्या है, कि लोग कैसे करके, पंचायत कैसे करके ज़्यादा रुपया कमाएं, और उनकी समस्या क्या है ये भी मैंने आपको बताई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये PDF, बहुत से लोग जो है कमेंट करेंगे PDF दे दो, तो PDF भाई पेड ग्रुप में आपको मिलेगी, बिल्कुल सीधी सी बात है। ठीक है, SCS का पेड ग्रुप आप ज्वाइन करें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। ठीक, उसमें मात्र 800 रुपये में जो है आपको ये पेड PDF मिल जाएगी। उसमें आप कंप्लीट तैयारी अपनी कर सकते हो, और अभी भी आप अच्छे से तैयारी करके, ठीक है, अभी भी आप जो है अच्छे से तैयारी करके ग्राम पंचायत अधिकारी बन सकते हो मेरी तरह। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, साथ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का रहेगा। अंत में मेहनत आप ही को करनी होगी, और आप जो है मेहनत करके अच्छे से नोट्स लेकर के अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछो। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, UPSSC की BPO परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है, तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी, पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको BPO के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। मात्र 400 रुपये में इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे। ठीक है, और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहे तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है। मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।